बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटब पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैंटब लेक्चर सीरीज के आज के लेसन में हम साइंस 8 को डिस्कस करेंगे। कैंटब के इन लेक्चर्स को समझने के लिए जिन रिसोर्सेज की आपको ज़रूरत पेश आएगी उनमें साइंस 8 की टेक्स्ट बुक शामिल है जो कि कैंटब स्कॉलर सीरीज़ का एक पार्ट है। इसके साथ साथ होमवर्क जो दिया जाएगा आपको उसे करने के लिए और एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की प्रैक्टिस के लिए आपके पास समर पैक 8 क्लास का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर टीचर्स और पेरेंट्स किसी तरह की रहनुमाई चाहें तो इनके लिए रिसोर्स पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी उम्दा टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ, एक्स्ट्रा एग्ज़ाम प्रैक्टिस के साथ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के साथ बहुत अच्छे तरीके से बयान किए गए हैं। समर पैक और रिसोर्स पैक कैंटब की वेबसाइट पे cantabpublisher.com पे सॉफ्ट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेसन जो कि क्लास 8 के चैप्टर 1 में से है और वो चैप्टर 1 है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये क्या होते हैं। ऑर्गन सिस्टम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ different organs performing one function. यहाँ पे ये बात ख्याल में रहे कि सेलुलर हायरार्की में जब हम सेल से मूव करते हुए ऑर्गन सिस्टम्स तक आते हैं तो सेल्स जो कि कंबाइन करके टिश्यूज़ बनाते हैं वो एक ही तरह के होते हैं और टिश्यूज़ जो कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाते हैं वो भी तमाम टिश्यूज़ एक ही जैसे होते हैं। सेल्स एक जैसे सिमिलर सेल्स कंबाइन करेंगे तो टिश्यूज़ बनाएंगे। इसी तरह सिमिलर टिश्यूज कंबाइन करेंगे तो ऑर्गन्स बनाएंगे। लेकिन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम की तरफ जाने के लिए ऑर्गन सिमिलर नहीं होंगे बल्कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे। लेकिन क्या चीज सिमिलर होगी? इनका फंक्शन सिमिलर होगा। जितने भी ऑर्गन्स किसी भी ऑर्गन सिस्टम में इन्वॉल्व है उन तमाम का फंक्शन सेम होगा लेकिन ऑर्गन सिमिलर नहीं होंगे। जबकि इसके बेसिक लेवल पे सेल और टिश्यू लेवल पे सेल्स भी सिमिलर होंगे और फंक्शन भी सिमिलर होगा। इसी तरह इन सेल से बनने वाले टिश्यूज भी सिमिलर होंगे और इनका फंक्शन भी सिमिलर होगा। क्लास ग्रेड 6 में हम ये बात भी पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी में एक से ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। हर ऑर्गन सिस्टम कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और हम एक मुकम्मल इंडिविजुअल को असिस्ट करता है। एक दफ़ा इनका एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये ऑर्गन सिस्टम्स टोटल कितने हैं और क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आप पढ़ चुके हैं लोअर ग्रेड्स में कि ये ब्रीदिंग सिस्टम है एक तरह का जिसका मेन ऑर्गन लंग्स है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ये न्यूट्रिएंट्स बाद में एनर्जी प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेजर ऑर्गन्स है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद इंटेगुमेंट्री सिस्टम है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्किन सिस्टम है, एक डिफेंसिव बैरियर है पूरी बॉडी का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सबसे पहले स्किन से एक्सपोज होती है, लिहाजा ये स्किन ना सिर्फ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है बल्कि बॉडी से इंटरनल वेस्ट भी रिलीज करने में हेल्प आउट करती है। इसके बाद एक बहुत अहम सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम बॉडी के तमाम मसल्स पर मुश्तमिल होता है। ये तमाम मसल्स कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि मूवमेंट प्रोड्यूस कर सके डिफरेंट टाइप्स की, ये मस्कुलर सिस्टम हमें बताता है। मस्कुलर सिस्टम के बाद है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, यहाँ डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका पर्पस क्या है कि ये पूरी बॉडी को और
बॉडी के हर हिस्से को इंटरनल हो या एक्सटर्नल ब्लड की सप्लाई करता है। ये सिर्फ ब्लड सप्लाई नहीं करता बल्कि इसके साथ साथ यूजफुल गैसेस और न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है। देन कम्स द यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम हमारी बॉडी में से वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करने का निज़ाम है। इसके मेजर ऑर्गन्स किडनीज हैं, जिसके बारे में भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जैसा कि नाम से जाहिर है स्केलेटन पर मुश्तमिल है, यानी हमारी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम स्केलेटल सिस्टम है। ये ना सिर्फ हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, शेप अप करता है, बल्कि वाइटल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन भी करता है। तो ये वो तमाम ऑर्गन सिस्टम्स, कुछ के बारे में हम पढ़ चुके हैं और कुछ के बारे में हम आइंदा पढ़ेंगे। ग्रेड 8 में हमारा मकसद यूरिनरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम को स्टडी करना है, जबकि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा आज का लेसन जो कि नर्वस सिस्टम के बारे में है क्या बताता है हमें। नर्वस सिस्टम को स्टडी करने के लिए करिकुलम ने हमें, नेशनल करिकुलम ने हमें ये तमाम एसएलओज बताए हैं। तो हम इन तमाम एसएलओज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टारगेट एसएलओ है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम जैसा कि आप जानते हैं कि सिर्फ एक ऑर्गन पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि एक से ज़्यादा ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हैं। लिहाजा हम इस एसएलओ को आइंदा 2 से 3 कंसेक्टिव लेक्चर्स के थ्रू कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ नर्वस सिस्टम का के एक बहुत अहम पार्ट ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट एसएलओ एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। मैं फिर दोबारा बता दूं कि नर्वस सिस्टम चूंकि एक ऑर्गन पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स शामिल हैं। इन तमाम स्ट्रक्चर्स को हम एक साथ डिस्कस नहीं कर सकते। हमने अपना लेक्चर को डिवाइड कर दिया है 2 हिस्सों में, 2 या 3 हिस्सों में। आज के इस पार्ट में, आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। ब्रेन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को डिस्कस करने से पहले हम नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, ताकि हम हमारे लिए आइंदा आने वाले लेक्चर्स को समझना इजी हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि नर्वस सिस्टम है क्या। नर्वस सिस्टम का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमारे जहन में एक अमूमन ख्याल आता है ब्रेन के बारे में। और ब्रेन क्या काम करता है कि हमारे बॉडी के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ब्रेन का काम सिर्फ हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ और भी दीगर काम भी हैं जो ब्रेन अपने एलाइड ऑर्गन्स यानी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के साथ मिलकर अंजाम देता है। एक मिसाल से देखते हैं कि ब्रेन अपने दीगर ऑर्गन्स के साथ मिलकर क्या काम करता है। एक मिसाल देखते हैं कि हम चल रहे हैं। चलना हमारी हैबिट है, हमारी ज़रूरत भी है। चलने के दौरान हम पहले अपना एक स्टेप लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप लेते हैं। अब इन हम 2 स्टेप्स की कोऑर्डिनेशन बहुत अहम है ताकि हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएं। अगर ये दोनों स्टेप्स कोऑर्डिनेट ना करें बल्कि एक ही टाइम में उठना शुरू हो जाएं तो हम कभी भी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। तो हमारी दोनों टांगों, दोनों पाँव के दरमियान कोऑर्डिनेशन डेवलप करना और इन्हें एक रिदम में लेके आना नर्वस सिस्टम का काम है। हमारा ब्रेन अपने नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमें ये बताता है कि हमें किस वक्त कौन सा स्टेप लेना चाहिए। तो नर्वस सिस्टम का सबसे अहम काम ये है कि ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन करता है। अब चलने की मिसाल को ही लीजिए। चलने के दौरान हम देख भी रहे होते हैं, अगर कोई थ्रेट हमें नजर आ जाए या कोई रास्ते में पत्थर पड़ा हो तो हम उससे हट के भी चलते हैं। तो चलने के दौरान सिर्फ हमारी टांगें ही काम नहीं कर रही बल्कि हमारी आंखें भी काम कर रही हैं। चलने के दौरान हमारे कान भी काम कर रहे होते हैं, हम सांस भी ले रहे होते हैं और ये तमाम काम बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स करते हैं। तो इन तमाम ऑर्गन्स यानी टांगों, आंखों, कान, इन तमाम के दरमियान कोऑर्डिनेशन डेवलप करना, एक रिदम क्रिएट करना और एक यूजफुल प्रोडक्ट जनरेट करना, यूजफुल वर्क जनरेट करना नर्वस सिस्टम का काम है। तो नर्वस सिस्टम का सबसे पहला और अहम फंक्शन ये है कि ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। लेकिन सिर्फ यही इसका काम नहीं है। अब इसी चलने की मिसाल को लीजिए कि चलते चलते कहीं आपके रास्ते में पत्थर आ जाता है, आप फौरन से अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं, या अगर पत्थर के साथ टकरा भी जाएं तो लड़खड़ाने के बाद संभल जाते हैं। तो पत्थर रास्ते में आने वाला
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थी। हमारी बॉडी के बाहर जो कुछ भी होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में शामिल है। हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हमारी बॉडी के साथ एक कनेक्शन डेवलप करना, यह भी नर्वस सिस्टम का एक बहुत अहम काम है। हम किसी चीज़ को, किसी गर्म चीज़ को अचानक से हाथ लगा देते हैं और फिर फ़ौरन से रिफ्लेक्स बैक कर लेते हैं अपना हाथ, यानी पीछे हटा लेते हैं, तो ये काम भी नर्वस सिस्टम के थ्रू ही अंजाम पाता है। तो नर्वस सिस्टम का दूसरा काम क्या हुआ कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है, खा वो हमारे लिए हार्मफुल है, खा वो यूजफुल है, नर्वस सिस्टम उसके मुताबिक हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स जनरेट करता है। नर्वस सिस्टम का इसके अलावा भी बहुत अहम काम है, वो ये कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के दरमियान भी कनेक्शन या कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। वो कैसे? इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, तो कुछ देर के बाद हमें प्यास महसूस होती है। अब जैसे ही प्यास महसूस होती है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी वाक़ई हो रही है, हमारी बॉडी को मज़ीद पानी की ज़रूरत है। तो जैसे ही हमारी बॉडी में पानी की कमी वाक़ई होती है, हमारे ब्रेन में एक सेंटर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस इसका नाम है, फ़ौरन से सिग्नल जनरेट करता है और हमें बताता है कि हमें इस वक्त पानी पीना चाहिए। हम फ़ौरन से उठते हैं और पानी पी के खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के दरमियान, बॉडी के इंटरनल रिक्वायरमेंट्स के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन डेवलप करना भी नर्वस सिस्टम का काम है। अ सिस्टम दैट responds to internal environment of the body. It is also done by nervous system. तो ये वो 3 अहम काम है जो नर्वस सिस्टम अंजाम देता है हमारे लिए। सो हम कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम दीगर तमाम ऑर्गन सिस्टम्स का लीडर है। अब नर्वस सिस्टम कोई अकेला सिस्टम, एक सिस्टम नहीं है जिसमें सिर्फ ब्रेन शामिल हो या स्पाइनल कॉर्ड शामिल हो, बल्कि ये 2 अलग सिस्टम्स के कोऑर्डिनेशन से काम करता है। नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि प्राइम या मेजर नर्वस सिस्टम है, बॉडी के तमाम फंक्शंस को प्राइमरीली कंट्रोल करता है, मैसेजेस रिसीव करता है, मैसेजेस ट्रांसफर करता है, मैसेज के थ्रू आने वाले डाटा को, सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ये सारा काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू अंजाम पाता है। जहाँ तक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये सेकेंडरी नर्वस सिस्टम है। इसका क्या काम है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ लिंकेज क्रिएट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेजेस ट्रांसफर करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेजेस रिसीव करता है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक तरह से असिस्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। इन व्हाट सेंस? मैसेजेस की ट्रांसफर यानी सिग्नल्स की ट्रांसफर और रिस्पॉन्स की डिलीवरी की सूरत पे। और आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो सिर्फ इस हिस्से तक लिमिटेड है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स की सूरत में मौजूद है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्चुअली इसको हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ नर्व्स है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारे स्कल में प्रेजेंट है। ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे स्कल में यानी हम स्कल बोन के अंदर प्रोटेक्टिव। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारे स्कल में तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी प्रोटेक्शन का अल्लाह पाक ने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और परफेक्ट सिस्टम बना रखा है। जरा सपोज कीजिए कि अगर ब्रेन, जो कि बहुत ही डेलिकेट चीज़ है, आपने अक्सर देखा होगा कुर्बानी करते हुए बकरे का या गाय का ब्रेन, जो कि बहुत ही डेलिकेट होता है, बहुत नाजुक सा होता है, अगर वो सिर्फ स्कल के अंदर ही रहे तो स्कल तो एक हार्ड मैटर है। ये ब्रेन स्कल के साथ, स्कल की हार्ड बोन्स के साथ रगड़ खाकर एब्रेजन के थ्रू ख़राब भी हो सकता है, कहीं से डैमेज भी हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारी बर्थ से लेकर डेथ तक ब्रेन सेफ एंड साउंड रहता है। इसकी वजह अल्लाह पाक ने इसकी हिफाजत का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। सबसे पहले तो ये कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द
एक लिक्विड पूल है। लिक्विड पूल मतलब कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स, ये दोनों ऑर्गन्स एक लिक्विड जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं के अंदर घिरे हुए हैं। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्चुअली एक्सटर्नल प्रेशर यानी बाहर के एनवायरनमेंट से स्कल पे आने वाले किसी भी तरह के प्रेशर को मैनेज करता है, उसे रिलीज करता है और स्कल और हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इस प्रेशर के अंदर आने से रोकता है। इसके अलावा ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को रगड़ से महफूज भी रखता है। इसके साथ साथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द, खासतौर पर ब्रेन के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने मेम्ब्रेन्स का एक बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है। इन मेम्ब्रेन्स को मेनिंजेस कहते हैं। A system of layer. मेनिंजेस ब्रेन के बहुत क्लोजर तौर पे प्रेजेंट होती हैं और इनका भी वही काम है कि ब्रेन को आउटर इंजरी से महफूज रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ब्रेन चूंकि एक ऑर्गन है तो वो देखते हैं कि किन टिश्यूज से मिलकर बनता है। तो ब्रेन में दो तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक को कहते हैं ग्रे मैटर या ग्रे टिश्यूज और दूसरी टाइप को कहते हैं वाइट मैटर या वाइट टिश्यूज। ये ब्रेन है, ये ब्रेन का सामने वाला हिस्सा है यानी हमारी आईज इस तरफ होती हैं और ये हमारे ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है यानी हमारे ब्रेन का पिछला हिस्सा है। ये पोस्टीरियर पार्ट है हमारा पिछला हिस्सा। इस ब्रेन को अगर हम दरमियान से कट कर दें, ठीक है, यानी हम अपने स्कल के बिल्कुल दरमियान से हम इसे कट करते हैं वर्टिकली, तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। अब इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये ब्रेन की पेरिफेरीज यानी इसके किनारों में का मैटर किसी और तरह का है, जबकि इसका इंटरनल मैटर जो कि लाइटर कलर का है वो प्रेजेंट है। अब ये जो मैटर साइड्स पे प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड की या ब्रेन की मार्जिन्स पे प्रेजेंट होता है, इसे हम ग्रे मैटर कहते हैं। और वो मैटर जो डीप इनटू द ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे वाइट मैटर या वाइट टिश्यूज कहते हैं। ये दोनों तरह के टिश्यूज हमारे ब्रेन में कोऑर्डिनेशन डेवलप करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आप यहाँ पे ये बात याद रखिए कि वाइट मैटर ब्रेन के मार्जिन्स पे प्रेजेंट होता है, जबकि ग्रे मैटर ब्रेन के मार्जिन्स पे प्रेजेंट होता है और जबकि वाइट मैटर डीप इनटू द ब्रेन प्रेजेंट होता है। और इनका काम क्या है कि ये कोऑर्डिनेशन करते हैं एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। अब हम डिटेल से देखते हैं कि हमारे ब्रेन में, चूंकि हमारा लेक्चर आज का ब्रेन के बारे में है, ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स हैं और हर पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। हमारा आज का लेक्चर चूंकि ब्रेन के बारे में है तो अब हम देखते हैं कि ब्रेन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, हर पार्ट का क्या फंक्शन है और हर पार्ट की लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले ब्रेन का सबसे अहम हिस्सा है फोर ब्रेन, इसके बाद है मिड ब्रेन और देन कम्स द हाइंड ब्रेन। हर पार्ट मजीद पार्ट्स में डिवाइडेड है। फोर ब्रेन का सबसे अहम हिस्सा है, फोर ब्रेन फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका सबसे अहम पार्ट है सेरिब्रम और ये सबसे लार्जर भी है। ये तमाम एरिया सेरिब्रम में शामिल है। ब्रेन का वो तमाम एरिया जिसमें रिंकल्स प्रेजेंट है, जिसमें ये फोल्डिंग्स डिफरेंट तरह की प्रेजेंट है, ये सेरिब्रम का पार्ट है। अब ये आप किस मुख्तलिफ तरह की फोल्डिंग्स देखते हैं ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। इन फोल्डिंग्स का क्या काम है कि ये फोल्डिंग्स हमारी याददाश्त को डेवलप करती हैं, हमारी मेमोरी को डेवलप भी करती हैं और इसको एनहेंस भी करती हैं। जितनी ज़्यादा फोल्डिंग्स प्रेजेंट होंगी इतनी ही ज़्यादा ब्रेन में इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो सेरिब्रम का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि इसका ताल्लुक मेमोरी के साथ है या थिंकिंग एबिलिटी के साथ है। और इसकी वजह भी आप जान चुके हैं कि इसकी वजह ब्रेन में पाई जाने वाली ये फोल्डिंग्स है। इसके साथ साथ ब्रेन हमारे वॉलंटरी मसल्स को भी कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मसल्स कौन से हैं? हमारे मसल्स ऑफ लेग, एंड आर्म्स।
और कुछ फेशियल मसल्स भी शामिल है, यानी हमारे चेहरे के भी कुछ मसल्स वॉलंटरी मसल्स में शामिल है, जैसे जॉज है। तो सेरिब्रम ना सिर्फ हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करता है बल्कि हमारे बोलने, सुनने, स्मेल करने, देखने को भी कंट्रोल करता है। तो इसका तीसरा फंक्शन क्या हुआ कि ये कंट्रोल्स सेंस ऑर्गन्स, वर्किंग ऑफ सेंस ऑर्गन्स। फोर ब्रेन का दूसरा अहम हिस्सा है थैलेमस। अब थैलेमस बिल्कुल फोर ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है और इसका क्या काम है कि ये रिसीव होने वाली इंफॉर्मेशन को सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ट्रांसफर करता है। थैलेमस के पास जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन आती है, ये थैलेमस है, थैलेमस के पास जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन आती है ये इसको सेरेब्रम में ट्रांसफ़र करता है। और सेरेब्रम का भी एक अहम हिस्सा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो इसके बिल्कुल आउटर साइड में प्रेजेंट होता है। ब्रेन की जो बिल्कुल आउटर कवरिंग है सेरेब्रम की, उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये उसको ट्रांसफ़र कर देता है जहाँ से डाटा मजीद, ये देखिए इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रेन है, ब्रेन के ये सेरेब्रम है सारा, ठीक है। इस सेरेब्रम का बिल्कुल आउटर पार्ट है ये, इसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो थैलेमस, ये थैलेमस है। थैलेमस के पास जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, ये इसके मार्जिन्स पे प्रेजेंट सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन मज़ीद प्रोसेसिंग में चली जाती है और रिस्पॉन्स जनरेट होता है। वापस आते हैं, फोर ब्रेन का थर्ड पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस थैलेमस के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है और थोड़ा सा छोटा होता है। हाइपोथैलेमस का क्या काम है कि ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर, थर्स्ट और हंगर को कंट्रोल करता है। इट्स लिंक टू टेम्परेचर, थर्स्ट, हंगर। अब हायर क्लासेस में देखेंगे कि थर्स्ट और हंगर डायरेक्टली लिंक्ड हैं टेम्परेचर के साथ। चूंकि ये थर्स्ट और हंगर के साथ लिंक्ड है, इसीलिए ये हमारे टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर सकता है। ये आप नेक्स्ट क्लासेस में 9th एंड ग्रेड में जाके पढ़ेंगे। अब हम आते हैं ब्रेन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन यानी वस्ती दिमाग। मिड ब्रेन थैलेमस के, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे में मौजूद होता है और बहुत छोटा सा होता है। इनफैक्ट ब्रेन के दीगर तमाम पार्ट्स में से मिड ब्रेन सबसे छोटा है। ये क्या करता है कि ये सेंस ऑर्गन्स मतलब हमारी आईज, नोज, ईयर, स्किन, इनसे इंफॉर्मेशन रिसीव करता है और इसको दिमाग के सेरेब्रम में ट्रांसफ़र कर देता है। थैलेमस भी इंफॉर्मेशन को सेरेब्रम के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ट्रांसफ़र करता था और मिड ब्रेन भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करके आगे ट्रांसफ़र कर देता है। यहाँ पे हमने एक बात पहले देखी थी कि सेंस ऑर्गन्स को कोई सेरेब्रम भी कंट्रोल करता है, लेकिन सेंस ऑर्गन को सेरेब्रम कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स, ये उनके फंक्शंस को मैनेज करता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं करता। इंफॉर्मेशन मिड ब्रेन के पास आती है, मिड ब्रेन से इंफॉर्मेशन सेरेब्रम के पास चली जाती है। उसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन बिल्कुल दिमाग का पिछला हिस्सा है। ये मजीद 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम क्या है? सेरिबेलम आप देख सकते हैं कि दिमाग के पिछले हिस्से में ये जो फ्लावर टाइप स्ट्रक्चर है, ये सारा ये सेरिबेलम है। इसमें भी फोल्डिंग्स है, इसके फोल्डिंग्स भी हैं और ये स्कल के बिल्कुल पिछले हिस्से, एंड वाले हिस्से में बैक साइड पे प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम है कि ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है और हमारी मसल्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। ये एक लॉजिकल सी बात है कि बॉडी का बैलेंस तभी मेंटेन रह सकेगा जब हमारे मसल्स की में आपस में कोऑर्डिनेशन हो।
और ये बॉडी का बैलेंस कैसे मेंटेन रह सकता है? थ्रू कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप झूला ले रहे हैं, मैरी गो राउंड एक बहुत कॉमन स्विंग है। मैरी गो राउंड आप लेते हैं और कुछ जब आप अपनी राइड एंड करके नीचे आते हैं और झूले से उतरते हैं तो कुछ लम्हों के लिए आपका दिमाग, आपका सर चकराने लगता है, यू फील डिजीनेस, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद आप संभल जाते हैं। अब इस सर के चकराने का और बाद में अगर सर इसी तरह मुसलसल चकराता रहे तो क्या होगा कि हम अल्टीमेटली गिर जाएंगे, हमें चोट लग जाएगी। तो लेकिन कुछ ही देर बाद हम संभल जाते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है? हमारे दिमाग के सेरिबेलम वाले हिस्से। सेरिबेलम हमारे मैसेज जनरेट करता है, थोड़ी ही देर में हमारा बॉडी का बैलेंस मसल्स की कोऑर्डिनेशन की हेल्प से रिटेन कर देता है और हम वापस अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो सेरिबेलम का असल काम क्या है कि ये बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है और मसल्स में कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। इसके बाद हाइंड ब्रेन का एक बहुत अहम हिस्सा है पोन्स। पोन्स जो कि मिड ब्रेन के नीचे, डायरेक्ट नीचे या मिड ब्रेन की एक्सटेंशन है। इसका काम क्या है? ये हमारी ब्रीदिंग को मैनेज करता है, हमारी हेयरिंग को मैनेज करता है और हमारी बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करता है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस कैसे है इसके बारे में भी आप ज़्यादा डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा बताते चलूँ कि इक्विलिब्रियम कंडीशन फिजिकल बैलेंस के सेंस में भी ले सकते हैं और इंटरनल हमारे बॉडी में जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं उनके दरमियान भी इक्विलिब्रियम डेवलप करना या उनके दरमियान भी एक बैलेंस डेवलप करता है। नेक्स्ट कम्स द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये ब्रेन का सबसे आखिरी हिस्सा है और स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट जुड़ा होता है। इसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा के बाद नीचे से स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा एक तो कनेक्शन डेवलप करता है ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड के साथ। इसके अलावा ये दीगर काम भी अंजाम देता है, जैसा कि हार्ट बीट को यानी इनवॉलंटरी एक्शंस को ये कंट्रोल करता है। और इनवॉलंटरी एक्शंस कौन से हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस में आ जाता है हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, कफिंग, वॉमिटिंग वगैरह। यहाँ पे हमने दो टर्म्स यूज की हैं, वॉलंटरी एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस। ये क्या होते हैं? वॉलंटरी एक्शंस जैसे कि हमने बताया कि ये हमारे पहले बात कर चुके हैं, ये हमारे टांगों और बाजुओं के मसल्स की मूवमेंट है। यानी टांगों और बाजुओं के मसल्स को तो हम अपनी मर्जी से मूव कर सकते हैं। तो वॉलंटरी एक्शंस ऐसे एक्शंस हैं जिनको हम अपनी मर्जी से मूव कर सके, अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इनवॉलंटरी एक्शंस जैसा कि ब्रीदिंग है, जैसा कि हार्ट बीट है, जैसा कि ब्लड प्रेशर है, ये वो एक्शंस हैं जो हमारी मर्जी से काम नहीं करते, बल्कि हम ना चाह रहे हो, हम चाह रहे हो, वो काम करते रहते हैं। हम सो रहे हैं, हमारी हार्ट बीट कर रहा है, हम सांस ले रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनवॉलंटरी एक्शंस है, यानी ऐसे तमाम एक्शंस जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल ना कर सकें इनवॉलंटरी एक्शंस कहलाते हैं। और मेडुला ऑब्लोंगेटा इन तमाम इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये तो था हमारा आज का लेसन जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन के बारे में था। इस तस्वीर में आप थोड़ा सा अच्छे से बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि ये सारा सेरिब्रम है, यानी फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन का दूसरा पार्ट है थैलेमस और इसके नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस। ये एक मजीद अच्छा व्यू था। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है, जो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन के बारे में था। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा जो कि स्पाइनल कॉर्ड है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट कंसेक्टिव लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। अब आते हैं होमवर्क की तरफ। तो स्टूडेंट्स अपने टेक्स्ट बुक में से एक्सरसाइज निकालिए और इसमें से देखिए कि कौन सा क्वेश्चन हमारे आज के टॉपिक के बारे में है। जो क्वेश्चन हमारे आज के टॉपिक यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन के से रेलेवेंट हो उसको सॉल्व कीजिए। जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यू आर आस्क्ड टू ड्रॉ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन योर नोटबुक, यू विल चूज फॉलोइंग पेयर टू ड्रॉ इट। ब्रेन
पहले सवाल को समझ लेते हैं कि अगर आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ड्रॉ कर रहे हैं तो आप किन दो चीज़ों को ड्रॉ करेंगे। मतलब आपने ये बताना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और न्यूरॉन शामिल है, क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, क्या न्यूरॉन और नर्व सेल्स हैं, क्या स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन है। तो जो आंसर आपको करेक्ट फील होता है आप उसका रिस्पेक्टिव सर्कल फिल कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम दैट कैरीज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन इज, यानी वो सिस्टम जो किसी भी तरह के मैसेजेस को ब्रेन तक लेके जाता है और वापस बॉडी ऑर्गन्स तक लेके आता है, वो कौन सा सिस्टम है। क्या वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है या सोमैटिक है। आप सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा है, बाकी दीगर सिस्टम्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, तो आप इस सवाल को स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। Next is the Ahmed is thinking about his recent visit to the zoo. Which part of his brain is involved in this activity? ये क्वेश्चन आपके आज के लेसन से रेलिवेंट था। ये आप कर सकते हैं कि अहमद अब सोच रहा है कि वो जू जाए, तो उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा इस काम के लिए मुख्तस है, यानी उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा सोच रहा है कि उसे आज जू जाना चाहिए। क्या वो सेरिब्रम है, क्या वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, क्या वो सेरिबेलम है, क्या वो थैलेमस है। सबसे पहले तो आपने ये इसके आंसर के लिए सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इनमें से ब्रेन का पार्ट कौन सा है। जो भी आपको ब्रेन का पार्ट लगे आंसर उसी में से होगा। ये आप इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा थिंकिंग के लिए स्पेसिफिक है, तो आप उस आंसर को टिक कर देंगे। क्वेश्चन 1 आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे। ब्रीदिंग इज मेनली कंट्रोल्ड बाय, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि ब्रीदिंग एक इनवॉलंटरी एक्शन है। ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसे अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ब्रीदिंग एक इनवॉलंटरी एक्शन है। और इनवॉलंटरी एक्शन हम अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ब्रेन का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, आप उसको टिक कर देंगे। क्या वो पोन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, थैलेमस है या हाइपोथैलेमस है। तो ब्रेन का जो भी हिस्सा हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है वही इस जवाब सवाल का आंसर है। तो आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। आप शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके आज के टॉपिक से रेलिवेंट है। The actions and responses are regulated by nervous system. Justify the statement. आपने नर्वस सिस्टम को कम्प्लीटली नहीं पढ़ा अभी, आपने उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट पढ़ा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप अभी के लिए स्किप कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेन इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स एंड फ्लूइड्स। व्हाट फंक्शंस दीज लेयर्स परफॉर्म। ये आप पढ़ चुके हैं कि हमारे ब्रेन में हमारा ब्रेन कुछ फ्लूइड्स जिसे हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं और कुछ मेम्ब्रेन्स जिसे हमने मेनिंजेस का नाम दिया था में सराउंडेड होता है। तो आपने इन दोनों का फंक्शन बयान करना है। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। हाउ इज इंफॉर्मेशन कैरिड विद इन नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम चूंकि हमने नहीं पढ़ा अभी कम्प्लीटली, तो आप इस क्वेश्चन को भी स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 आप सॉल्व करेंगे, ये मेनिंजेस और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन आप बयान करेंगे। अब आप समर पैक देखिए, अपना समर पैक खोलिए और इसमें से देखिए कि SLO1 के अंडर कौन सा क्वेश्चन आपके आज के टॉपिक से रेलिवेंट है। वो ये है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन शोइंग इट्स डिफरेंट पार्ट। ब्रेन और इसका स्ट्रक्चर आप कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। आपने क्या करना है कि नीचे जो खाली जगह दी गई है अपने समर पैक में, उस पर अपने ब्रेन को ड्रॉ करना है। उसके डिफरेंट पार्ट्स जो कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन थे, उनको लेबल करना है। ड्रॉ ब्रेन, लेबल इट्स पार्ट्स। पार्ट्स कौन कौन से हैं? मेजर पार्ट्स हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। फोर ब्रेन, अब फोर ब्रेन के भी फर्दर 3 पार्ट्स थे। कौन कौन से थे? सेरिब्रम थे, हाइपोथैलेमस था, थैलेमस था, मिड ब्रेन था। इसके बाद दिमाग के पिछले हिस्से में जो प्रेजेंट था वो हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं? सेरिबेलम है, उसमें पोन्स है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है। आपने ये तमाम पार्ट्स अपने ब्रेन में शो करने हैं ड्रॉ करके।
तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तब तक के लिए खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच।